नमस्कार। अभियान कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अपने पहले वाले टॉपिक को आगे लेकर चल रहे हैं। हम पढ़ रहे थे संविधान सभा का गठन को लेकर। उसमें पहला मिशन जो सफल होगा उसका नाम है कैबिनेट मिशन। बात करें हम कैबिनेट मिशन की तो ये कब आया था? 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन है वो भारत में 24 मार्च 1946 में। और ये किसने भेजा है? क्लीमेंट एटली की सरकार ने। क्लीमेंट एटली की सरकार ने भेजा है और इसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन होगा इसमें। दूसरा, इसमें एक और बताया था मैंने, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो ये दो उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन के। पहला, भारतीय संविधान सभा का गठन करना। दूसरा है अंतरिम सरकार का गठन करना। अगला पूछेगा, इसमें सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें सदस्य वो कितने थे? 3 थे। पहला कौन था? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ये पैट्रिक लॉरेंस नहीं है, ध्यान रखना। पैथिक लॉरेंस है जो क्या बनेगा? भारत सचिव। ये पहले से था लेकिन अब जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? अध्यक्ष बन जाएगा। किसका? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बन के आया था ये। 2 नंबर पर है एवी अलेक्जेंडर। ये क्या है? नेवी मंत्री है। और तीसरा सदस्य था वो था स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये क्या है? व्यापार मंडल का सदस्य यानी व्यापार मंत्री है, ध्यान रखना। तो ये था अपना कैबिनेट मिशन को लेकर। कब आया? 24 मार्च 1946 ने। किसने भेजा? क्लीमेंट एटली की सरकार ने। कौन से 2 उद्देश्य थे? ये क्या दोनों उद्देश्य? कौन से उद्देश्य हैं? भारतीय संविधान सभा का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि जब तक पूर्ण रूप से निर्वाचन नहीं हो, सरकार वास्तविक सरकार न बने, तब तक शासन कौन चलाए? अंतरिम सरकार चलाए। यानी संविधान सभा ही क्या चलाएगी? अंतरिम सरकार के रूप में शासन चलाएगी। इसमें 3 सदस्य हैं। पैथिक लॉरेंस जो उसमें भारत सचिव था लेकिन अब क्या बन गया? वो अध्यक्ष। और एक है एवी अलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री है। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या है? व्यापार मंत्री है सर। अब इसमें क्या आधार रखा गया कि संविधान सभा का गठन करना है? किससे? कैबिनेट मिशन के अनुसार। तो इस मिशन के अनुसार कैसे होगा? तो ध्यान रखना, भारत बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ बहुत अधिक जनसंख्या है। तो जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए आधार रखा गया कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का प्रावधान किया गया, एक सदस्य होगा। कितने पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। और इस दृष्टिकोण से कुल 389 सदस्यों को निश्चित किया गया। लेकिन हम इतना ध्यान रखते हैं 389, लेकिन 389 ये कहां से आए हैं ये भी पता होना चाहिए। ये प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए हैं। प्रांतीय विधान सभाओं से चुने गए हैं। ये कितने थे प्रांतीय विधानसभा सदस्य? 1585 सदस्य थे। इन 1585 में से कौन आए हैं? 389 सदस्य हैं। अब ये 389 भी 3 प्रकार से डिवाइड होंगे, क्योंकि भारत है वो विविधताओं का देश है, इसमें विविधता पाई जाती है। इसका मतलब हो गया, एक तो आएंगे ये कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से। दूसरा, चीफ कमिश्नरी
प्रांत से, चीफ कमिश्नरी प्रांत। और तीसरा है देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। अब ब्रिटिश प्रांतों से कितने आए थे? 292 सदस्य आए थे। 292 सदस्य कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से। और 4 आए थे कितना से? चीफ कमिश्नरी प्रांत। 4 चीफ सदस्य थे। इसका मतलब हो गया कि कुल 96 सदस्य कहां से आए हैं? ब्रिटिशर्स के द्वारा देन है, यानी 296 सदस्य है वो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे सर। अब देशी रियासतों ने क्या किया? आपने 93 सदस्य भेजे। ये 93 सदस्य कहां से आए हैं? रियासतों से आए हैं, देशी रियासतों। उस समय 565 देशी रियासतें थी। कितनी थी भारत में? 565 देशी रियासतें। इनमें सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। और हैदराबाद से संविधान सभा में एक भी सदस्य नहीं गया था, नहीं भेजा था। यहां हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे, तो उसने अपना सदस्य नहीं भेजा, बल्कि ये चाहता था कि अपना रियासत है वो स्वतंत्र रहे हमेशा के लिए। और आपको बता ही देता हूं कि सबसे छोटी रियासत कौन सी है? भीलवाड़ी है। वो कहां है? एमपी में। भीलवाड़ी एमपी में सबसे छोटी रियासत। तो इन 93 सदस्यों को क्या हुआ? मनोनयन हुआ। मनोनयन हुआ। दोबारा समझना ये चीज को कि कैबिनेट मिशन आया था, उसने कहा कि भारत की जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कितना सदस्य हो? 1 सदस्य हो। और इस दृष्टिकोण से 1585 प्रांतीय विधानसभाओं के जिनका चुनाव क्या हुआ था? प्रत्यक्ष हुआ था। इनको जनता ने वोट दिया था, लेकिन इनमें से चुने गए कितने? 389। अब इन 389 का चुनाव होगा, ये क्या होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। कैसा चुनाव? अप्रत्यक्ष। इसका मतलब हो गया ये चुनाव होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरिंग वोट सिस्टम जिसको बोल सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से ये चुनाव हुए थे कब? जुलाई 1946 में। पूछ सकता आपको ये चुनाव कब हुई भी? जुलाई 1946 में। किसके चुनाव हो रहे हैं? संविधान सभा के, क्योंकि ये संविधान सभा संविधान बनाएगी और ये अंतरिम सरकार के रूप में भी काम करेगी। आगे देखो, अब बात करते हैं इसके चुनाव परिणाम की। चुनाव परिणाम, परिणाम क्या रहा? चुनाव कितनी सीटों पर हुआ है? तो कुल सीटें हैं 296। अब इन 296 के 4 भाग पढ़ने हमें। इसमें आपको पता है भारत की स्वतंत्रता के समय मुख्य पार्टी थी कौन सी? कांग्रेस पार्टी। इस कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली। कितनी मिली? 208 सीटें। 2 नंबर है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को कितनी मिली है? 73। बाद में निर्दलीय सदस्य हैं जिनका कोई दल नहीं है। निर्दलीय कितने हैं? 7। और अन्य क्षेत्रीय पार्टी 8 सीटें मिली है अन्य क्षेत्रीय पार्टी को। इस परिणाम को देखते हुए ऐसा पता चल रहा था कि पूर्ण रूप से भारत में शासन कौन करेगी? कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी ना। इसलिए अपने एक अंग्रेज था, उसने बोला था
इसका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, क्या कहा था कि कांग्रेस संविधान सभा है, संविधान सभा है तथा संविधान सभा ही क्या है, कांग्रेस है। संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये इसने क्या की थी, इसकी आलोचना की थी, आलोचना की थी, ताकि भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो आपसी जो वोटर्स है उनके बीच में क्या हो जाए, तनाव हो जाए। और इस दृष्टिकोण से तनाव लास्ट में हो भी गया। मुस्लिम लीग ने अपनी अलग क्या कर दी, संविधान सभा की मांग कर दी। संविधान सभा का मतलब हो गया, अगर एक देश में दो संविधान तो चल नहीं सकते, इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मांग यही कर दी कि हमें अलग ही कर दीजिए बिल्कुल भारत से। तो ग्रेनविल ऑस्टिन की ये विचारधारा है, कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। इस बात ने यह आधार तय कर दिया कि पाकिस्तान नाम का एक अलग देश होगा, इसकी बात ने निश्चित कर दिया। अब देखो इन कुल सीटों 296 में कैसे कैसे थे, इनकी श्रेणीवार क्रम देखते हैं। श्रेणीवार क्रम तो 213 ये तो कौन थे, सामान्य से, सामान्य बोल दो या जनरल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और 79 पूछे तो मुस्लिम थे, और 4 थे वो क्या थे, सिख थे। 4 है वो सिख है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 296 सीट है, उन 296 में पूर्ण रूप से ऐसे नहीं कि सभी हिंदू धर्म के हैं, सभी एक ही कांग्रेस पार्टी के हैं या मुस्लिम लीग के हैं, बल्कि सभी का क्षेत्रीय आवरण या वर्णवार तरीके से किया गया था। इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से है वो, कितनी महिलाओं ने भाग लिया है, राजस्थान से कितने सदस्य हैं। तो आपको बताया था महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं बताई थी ना, 15 महिलाएं हैं। इनमें एकमात्र बताई थी आपको, एकमात्र मुस्लिम महिला जिसका नाम था बेगम अय्याज, बेगम अय्याज। यानी यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में भाग लेने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है, बेगम अय्याज। और इसके अलावा पूछेगा राजस्थान से कितने भाग लिया था, तो राजस्थान से सदस्य थे 12, जिसमें 11 तो कहां से थे, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। इसके अलावा एक था कहां, चीफ कमिश्नरी प्रांत, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा से एक था कौन, चीफ कमिश्नरी प्रांत से सदस्य था जिसका नाम था मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछेगा एससी, एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति सदस्य कितने थे, 26। बाद में पूछेगा एसटी, अनुसूचित जनजाति, ये कितने होंगे, 33 सदस्य। तो ये आपको क्षेत्रवार वर्णन इनका ध्यान में रखना है। तो ये था अपना कौन सा, कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट का जो परिणाम है वो किस रूप में आएगा, अंतरिम सरकार के गठन के रूप में आएगा। यानी पूर्ण रूप से सरकार कौन बना रही है अब, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी है वो आगे हम पढ़ेंगे कि 2 सितंबर 1946 को क्या गठन होगा, अंतरिम सरकार का। 2 सितंबर 1946 को गठन किसका, अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, 2 सितंबर 1946।
अब आपको ध्यान में रखनी है प्रमुख बैठकें या अधिवेशन। तो संविधान सभा की प्रमुख बैठक बोल सकते हो या अधिवेशन, प्रमुख बैठक या अधिवेशन। अब देखो यहां थोड़ा संशय है, कैसे? आपको पता है, पहले तो कई विद्वान कहते हैं कि बैठक नाम की चीज ही नहीं थी, ठीक है, अधिवेशन हुए थे। तो हम अधिवेशन की बात करें तो कुल 12 हुए थे। कितने? 12। बैठक की बात करें तो कितनी हुई थी? 165, 166 बोलते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे 65। कुछ लोग कहते हैं कि 11 बैठक हुई, 11 अधिवेशन हुए हैं। 11 कैसे? कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 की बैठक को वो बैठक नहीं मानते। वो तो कहते हैं कितनी बैठक हुई है? तो अधिवेशन हुए हैं 11। इसी रूप में वो बोलते हैं कि 165 बैठक हुई है। वो भी यही बात मत देते हैं कि 24 जनवरी को हम क्या नहीं मानते? बैठक नहीं मानते, क्योंकि संविधान तो पहले से तैयार हो गया ना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। इसलिए वो क्या कहते हैं कि ये हमारी बैठक नहीं है। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है, ज्यादातर प्रश्न यही सही होता है। 12 बैठक अधिवेशन है, लेकिन बैठक की बात है वो आज तक कभी पूछी नहीं है और ये गलती मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बैठक को लेकर 2 अधिवेशन का मतलब ही क्या होता है? बैठक होता है यार। इसलिए आपको दोनों याद रख लेना, बाय द वे कोई एग्जाम में आए तो ध्यान रखना बस। तो हम बात करते हैं प्रथम बैठक। प्रथम कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक में क्या बात थी महत्वपूर्ण? कि पहली बात तो ये बैठक हुई कहां थी? यह दिल्ली में बना हुआ है केंद्रीय संसद भवन। केंद्रीय संसद भवन जो उस समय क्या था? पुस्तकालय भवन था, यानी लाइब्रेरी थी, मान लो पुस्तकालय भवन। ये 11 बजे हुई थी, सुबह की 11 बजे। इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 7 सदस्यों में से लिया था, जिनमें से 9 क्या थी? महिलाएं थी। यह भी प्रश्न पूछा गया है आपको कि प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 9 महिलाओं ने। लेकिन जब हस्ताक्षर की बात आएगी ना, 24 जनवरी 1950 को जब हस्ताक्षर होंगे तो 8 ही रहेगी। अच्छा, इस बैठक में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेबी कृपलानी। इस जेबी कृपलानी के कहने पर, जेबी कृपलानी के कहने पर सभा के सबसे बुजुर्ग, सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग का मतलब सबसे बुढ़ो, ठीक है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष को कहते हैं फ्रांस की भाषा में प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर बनाया गया किसको? बाकी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यानी सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम निकाला था उन्होंने कि सच्चिदानंद सिन्हा है वो इस बैठक के क्या है? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, यानी हम में सबसे जानकार व्यक्ति है ना। तो उसके आधार पर क्या बना दिया इसको? अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर बना दिया। इसके अलावा ध्यान रखना, इस बैठक में उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। अब इसको कोई तो हीराचंद मुखर्जी बोलता है और कोई बोलता है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, क्योंकि इसको लिखा हुआ मिलता है इसका नाम हरेंद्र COMMER, हरेंद्र कमेर मुखर्जी, ऐसा नाम भी मिलता है। तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी बोल सकते हो या H.C. मुखर्जी या हीराचंद मुखर्जी भी आप पढ़ सकते हो। तो इस बैठक में ये बात थी कि कब आई, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? दिल्ली के केंद्रीय संसद भवन में। कितने बजे? 11 बजे।
इस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने। महिलाएं कितनी थी? 9। सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। किसके कहने पर? जेबी कृपलानी की। अब आपको बताया, ध्यान में ये रखनी है कि सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। ये बात कहाँ से ग्रहण की गई है? तो फ्रांस से की गई है। फ्रांस के संविधान से हमने 2 महत्वपूर्ण बात ग्रहण की है। एक तो क्या लिया है? प्रोटेम स्पीकर शब्द लिया है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बात ली है हमने गणतंत्र, यानी जहां राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र। और भारत गणतंत्र कब बना? जब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उस दिन क्या बन गया था? भारत गणतंत्र बन गया था। अगला हम बात करते हैं दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक। दूसरी बैठक ये कब हुई है? एक दिन छोड़कर 11 दिसंबर 1946। क्यों महत्वपूर्ण है संविधान सभा की दूसरी बैठक? वो इसलिए कि इसमें आएगा एक नया सदस्य जो क्या बनेगा? स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष बनेगा, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गया? स्थायी अध्यक्ष बन गया है। किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी बैठक में एक नाम है BN राव, इसका नाम है पूरा बेनेगल नरसिम्हन राव। इसको बनाया गया संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार। अब हमारी एक थॉट है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आपको पता है हमें इस व्यक्ति को भी नहीं भूलना चाहिए। किसको? बेनेगल नरसिम्हन राव को। क्यों नहीं भूलना चाहिए? कि प्रारूप समिति का गठन भले ही भीमराव अंबेडकर ने किया है, प्रारूप समिति बनाई है, लेकिन उससे पहले इन्होंने 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों का एक प्रारूप है वो पहले ही पेश कर दिया था संविधान सभा में। बेनेगल नरसिम्हन राव ने भीमराव अंबेडकर से पहले ही क्या कर दिया? एक प्रारूप पेश किया था। उसमें कुछ सुधार करके, उसमें कुछ और संशोधन जोड़ के बाद में बनाई गई थी प्रारूप समिति। उसको और बेहतर करने के लिए बनाया गया था प्रारूप समिति। उसके लिए हम भीमराव अंबेडकर को पूछते हैं। तो जितना उनका योगदान है उसका कम थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन इसका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान निर्माण में। अच्छा, बाद में ध्यान रखना है संविधान सभा की तीसरी बैठक, यह सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की तीसरी बैठक, यहां से कोई 1000 बार प्रश्न आ गए, ध्यान रखना। कैसे, कब हुई है? 13 दिसंबर 1946। इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण बात है आपको पता है? अब स्थायी अध्यक्ष बन गया, इसका मतलब अध्यक्ष तो कौन रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम है उद्देशिका प्रस्ताव। उद्देशिका प्रस्ताव। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कब पेश किया गया? जिस दिन बैठक है, कब है? 13 दिसंबर 1946। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, ये बात ही नहीं पूछेगा वो दूसरी बैठक तीसरी बैठक ऐसे नहीं पूछेगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया, कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव
22 जनवरी 1947 को पारित किया गया? संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया। अब आपके दिमाग में आती हुई कि यह बात महत्वपूर्ण कैसे हुई, क्योंकि आज की जो प्रस्तावना है, आज की जो क्या है प्रस्तावना है, उसका ये क्या है? आधार है। यानी उस समय जो प्रस्तावना पेश की गई, उद्देशिका पेश की गई थी जवाहरलाल नेहरू, वो ही आज क्या बनी थी? प्रस्तावना बनी थी। इसलिए ध्यान रखना यह बात महत्वपूर्ण है कि तीसरी बैठक में क्या हुआ था? प्रस्तावना पेश की गई थी और जो वर्तमान संविधान की क्या बन गई है? प्रस्तावना। अच्छा, अब यहाँ दो डेट महत्वपूर्ण है। तो 22 जनवरी 1947, इसके अलावा एक ऐसी डेट मिलती जुलती है जो आपको कंफ्यूजन कर सकती है। 22 जनवरी और एक है 22 जुलाई। ये दो बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है, हमें कंफ्यूजन कर सकती है। हमें यह तो याद रह जाता है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया गया, लेकिन वहां ऑप्शन में यह भी होता है तो हम कंफ्यूजन होते हैं। ये 22 जुलाई 1947 क्यों महत्वपूर्ण है? इस दिन अपना राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा, उसको संविधान सभा ने क्या दी थी? स्वीकृति प्रदान की थी। तो इस प्रकार अपनी ये महत्वपूर्ण 3 बैठकें हैं। पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 में। इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। कहाँ हुई? दिल्ली के केंद्रीय संसद भवन में, और इसमें 9 महिलाएं थी। इसके अलावा ध्यान रखना, इस बैठक में आपको पता है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था जेबी कृपलानी के कहने पर, और बाद में जेबी कृपलानी के कहने पर अस्थायी अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया? सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में द्वितीय बैठक हुई है जो 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया है BN राव को। और संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया है? उद्देश्य प्रस्ताव, जो पारित होगा कब? 22 जनवरी 1947। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास।